Good morning, 6th class. This is our chapter number 6, early states, and this is the third video of this lesson. Okay, ये तीसरी वीडियो है इस लेसन की. इससे पहले हमने अपनी वीडियो में पढ़ा था कि जनपदास क्या होते हैं, महाजनपदास क्या होते हैं, एंड प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था इन महाजनपदास के अंदर, किस तरीके का एग्रीकल्चर जो था, एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंजेस होने लगे थे. लाइक सबसे पहले वो लोग जस्ट खेती क्या करते थे फर्टाइल सॉइल के ऊपर, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी इस एग्रीकल्चर एक्टिविटी को और भी ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए, प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए क्रॉप्स का उन्होंने कुछ टेक्निक्स यूज की. जैसे कि खेतों में उन्होंने ऐसे हलों का यूज किया जो कि नीचे से उनके जो फाल थे वो लोहे के बने होते थे, ताकि वो स्टिकी सॉइल को भी बहुत अच्छी तरीके से जोत पाते थे. ठीक है. एंड खेतों में धान की रोपाई की जाने लगी, जबकि पहले उनके बीज बोए जाते थे, तो अब धान की रोपाई से फसल और भी अच्छी तरीके से होने लगी थी. तो इस तरह की टेक्निक्स यूज करके उन्होंने अपनी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को उसको इम्प्रूव किया और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया ऑफ क्रॉप्स का. आज हम पढ़ेंगे सोसाइटी और ट्रेड के बारे में कि वो किस तरह की सोसाइटी थी और कैसे वहां पे व्यापार होता था. सोसाइटी में towards the end of the Vedic period, the society was divided into 4 varnas: Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudra. तो यानी कि वैदिक पीरियड का एंड होने वाला था, तब क्या हुआ, सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया था 4 पार्ट्स में. कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया था, जो थी एक ब्राह्मण की, दूसरी क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास. ठीक है. इनको वर्णास में इन्हें डिवाइड किया गया, जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइड हुई. द ब्राह्मण्स वर एट द टॉप ऑफ द वर्णास. तो इस वर्णास में ब्राह्मण जो थे वो सबसे ऊपर थे. वह ब्राह्मण को सबसे ऊंचे दर्जे का माना जाता था, जैसे आज भी माना जाता है ब्राह्मण यानी कि पंडित. ठीक है. तो इनको सबसे ऊंचे दर्जे का माना जाता था. एंड They studied the Vedas and performed sacrifices. और ये लोग, इनका काम क्या था, वेद पढ़ना और परफॉर्म करना, सेक्रीफाइस परफॉर्म करना. द क्षत्रियास केम नेक्स्ट. उसके बाद ब्राह्मणों के बाद क्षत्रिय आते थे. क्षत्रिय यानी कि जो कि लड़ते हैं, युद्ध वगैरह करते हैं. इनका स्थान ब्राह्मण से नीचे का था. ठीक है. टॉप पर ब्राह्मण थे इस वर्ण सिस्टम में, एंड सेकंड नंबर पे क्षत्रियास थे. क्षत्रियास कम नेक्स्ट. द प्रोटेक्टेड पीपल एंड फाउट वॉर्स. ये क्या करते थे, पीपल को प्रोटेक्ट करते थे और वॉर्स करते थे, लड़ाइयां करते थे ताकि लोगों की सुरक्षा की जा सके. द वैश्यास वर द थर्ड इन द वर्णा सिस्टम. इस वर्णा सिस्टम में जो वैश्यास थे ये 3rd नंबर पर थे. दे वर जनरली फार्मर्स. इनमें कौन कौन शामिल होता था, फार्मर्स शामिल होते थे, हर्डर्स शामिल होते थे, ट्रेडर्स शामिल होते थे. लास्ट इन द वर्णा सिस्टम वर द शूद्रास. और वर्णा सिस्टम में जो सबसे लास्ट नंबर पे थे वो थे शूद्र. फर्स्ट नंबर पे थे ब्राह्मण, सेकंड पर थे क्षत्रिय, थर्ड पर वैश्य एंड लास्ट पर थे शूद्रास. शूद्रास को सबसे नीचे एक तरीके नीचे स्तर का माना जाता था. द लोएस्ट, हम कह सकते हैं लोएस्ट फॉर्म का इनको माना जाता था. दे वर सपोज टू सर्व द अदर 3 वर्णास. ये लोग सिर्फ तीनों वर्ण की, जो तीनों ऊपर के वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रियास एंड वैश्यास, इनकी सेवा करते थे. एंड दे वर नॉट अलाउड टू ईदर स्टडी और परफॉर्म सेक्रीफाइसेस. इनफैक्ट इनको ये भी अलाउ तक नहीं किया जाता था कि ये लोग पढ़ाई कर सके या फिर अदर तरह के वर्क को कर सके. ये लोग सिर्फ इन तीनों वर्णों की सेवा करते थे. इनका काम इन तीनों वर्णों की सर्व करना था, यानी कि उनकी सेवा करना था. इन्हें कोई और काम करना नहीं दिया जाता था, किसी भी और तरह के काम करने की इनको परमिशन नहीं थी. द पीरियड सो द डेवलपमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कास्ट सिस्टम विच केम टू बी बेस्ड ऑन बर्थ. तो ये जो पीरियड था, ये ऐसे पीरियड के टाइम, मतलब इसको ऐसे पीरियड के रूप में देखा जा सकता है जो कि कास्ट सिस्टम पे बेस्ड था. और ये कास्ट सिस्टम बर्थ के ऊपर बेस्ड था, यानी कि अगर आप ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हो तो आप ब्राह्मण बन गए, आप क्षत्रिय के घर में पैदा हो रहे हो तो क्षत्रिय बन गए, वैश्य के घर में पैदा हो रहे हो तो वैश्य बन गए, वैश्यास बन गए, एंड शूद्र के घर में पैदा हुए तो शूद्र बन गए. तो बर्थ के ऊपर ये सिस्टम, जो वर्ण सिस्टम था, ये बेस्ड था. ये पूरी तरीके से कास्ट सिस्टम था. Time and again people reacted strongly against the hierarchy of society. एक टाइम ऐसा आया जब ये लोग नीचे के जो तबके के लोग थे, लाइक सबसे ज्यादा जो ये शूद्रास थे,
इनके साथ इतनी हम कह सकते हैं इनको इतनी स्ट्रिक्टनेस की गई थी, इन्हें पढ़ने का कोई मौका नहीं दिया जाता था, कोई और काम नहीं कर सकते थे, किसी काम को करने की परमिशन नहीं थी, इनफैक्ट इन्हें टेम्पल में तक नहीं जाने दिया जाता था। तो एक सिस्टम ऐसा आया जब ये लोग बहुत थक चुके थे, जैसे कि वॉर्स हो गई थी, ये बहुत पुरानी बात है कि वॉर्स से पहले ही कि एक टाइम ऐसा आया कि लोगों ने सहना बंद कर दिया इस सिस्टम को कि नहीं, अब हम लोगों को भी परमिशन चाहिए किताबें पढ़ने की, अदर वर्क करने की। तो इससे छुटकारा पाने के लिए एक न्यू हम कह सकते हैं रिलीजन, एक नया धर्म विकसित हुआ। इट ऑल्सो लेड टू द राइज ऑफ अ न्यू रिलीजन लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। और वो नया धर्म था बुद्धिज्म और जैनिज्म का, कि जो इन वर्ण सिस्टम को नहीं मानता था, जो इस कास्ट सिस्टम को नहीं मानता था। तो ये जो रिलीजन हुआ, ये डेवलप हुआ, ये था बुद्धिज्म और जैनिज्म। ठीक है, सोसाइटी को 4 वर्णास में डिवाइड किया गया था, जो कि कास्ट बेस्ड थी, जिसमें ब्राह्मण को टॉप पे रखा गया, सेकंड नंबर पे क्षत्रिय थे, थर्ड नंबर पे वैश्यास थे एंड फोर्थ पे शूद्रास थे। शूद्रास को बाकी तीनों का जो था इनको सर्व करना होता था, इनकी सेवा करनी होती थी, उनके पास किसी भी काम को करने की परमिशन नहीं थी। एंड जो क्षत्रिय ब्राह्मण थे वो वेद पढ़ते थे, क्षत्रिय जो थे वो लोग वो क्या करते थे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। वैश्यास जो थे उनमें फार्मर शामिल थे, या जो अदर वर्क करने वाले थे वो वैश्यास में शामिल थे, और शूद्रास इन तीनों को सर्व करते थे, यानी कि इनकी सेवा किया करते थे। लेकिन इन सब से छुटकारा पाने के लिए एक नए धर्म का उदय हुआ, नया धर्म डेवलप हुआ, जिसे बुद्धिज्म और जैनिज्म कहा गया। ये बुद्धिज्म और जैनिज्म 2 अलग अलग धर्म है, इन्हें रिलेट मत करना, बुद्धिज्म अलग है, जैनिज्म अलग है। ओके, ये 2 धर्म ऐसे थे जो इन कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे। अब हम पढ़ेंगे ट्रेड के बारे में। ट्रेड यानी व्यापार कैसा होता था उस समय। मगधा बिकेम एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड। जो मगध था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर बन चुका था व्यापार का, एंड कॉमर्स ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ बिंबिसारा। किस समय? बिंबिसारा के दौरान, जब बिंबिसारा शासक था यानी किंग था, उस समय मगधा बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बन गया था। किंग बिंबिसारा हैड बिल्ट गुड रोड्स दैट हैड बीन इंक्रीजिंग ट्रेड। किंग बिंबिसारा ने क्या किया था? अच्छी रोड्स बनवाई थी जिसने ट्रेड को इंक्रीज करने में हेल्प की थी। बिसाइड रोड ट्रेड वॉज कैरिड थ्रू रिवर्स टू। और रोड्स के ही साइड में क्या थी? रिवर्स भी थी, जिससे भी व्यापार किया जाता था। आपने देखा होगा कि जितने भी मोस्टली जो सबसे ज्यादा व्यापार होता है वो रिवर्स के थ्रू होता है, सी पोर्ट के थ्रू जो होता है। तो उन रोड्स के साइड में रिवर्स भी थी जो कि व्यापार करने में हेल्प करती थी। ब्रोच एंड सोपारा वर इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स। ब्रोच और सोपारा ऐसे 2 सी पोर्ट हैं जो कि जहां से व्यापार सबसे ज्यादा होता था। द मेन आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड वर मसलिन, सिल्क, आइवरी एंड परफ्यूम्स। जो मेन हम कह सकते हैं मेन जो सामान थे व्यापार करने के वो थे मलमल, सिल्क और जो आइवरी होता है, हाथी के जो दांत और परफ्यूम्स। ये कुछ ऐसे हम कह सकते हैं आर्टिकल्स थे जिनका व्यापार बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता था। अर्लियर ट्रेड वॉज कैरिड थ्रू बार्टर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सिल्वर एंड कॉपर पंच मार्क्ड कॉइन्स ट्रेड गोट अ बूस्ट। क्योंकि जब सिल्वर और कॉपर का इंट्रोडक्शन मार्केट में, ये दोनों धातुएं एक तरीके से कह सकते हैं आई, तो इनके कॉइन्स बनाने गए। इनके कॉइन्स के साथ व्यापार होता था जिसने व्यापार को काफी बढ़ावा दिया। सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स बनाए गए, इनसे व्यापार को बढ़ावा मिला। ब्री-गुकाच्छा बिकेम एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट। और इसी वजह से जो ये ब्री-गुकाच्छा था ये एक इम्पोर्टेंट सी पोर्ट बन गया था। तो ट्रेड में क्या पढ़ा हमने? मगधा जो था वो इम्पोर्टेंट एक ट्रेड सेंटर बन गया था। कब? किंग बिंबिसारा के दौरान, जिस समय किंग बिंबिसारा थे उस समय, क्योंकि इन्होंने रोड्स बनवाई थी, अच्छी रोड्स बनवाई थी जो कि रिवर्स के साइड में थी। तो रिवर्स के थ्रू, रोड्स के थ्रू ट्रेड किया जाता था, और सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स ट्रेड में यूज किए जाते थे, जिसने व्यापार को और भी ज्यादा बढ़ाने में हेल्प की थी। ठीक है, ये हमने इसमें पढ़ा। ओके, अब हम पढ़ेंगे केस स्टडी ऑफ मगधा। लेट्स स्टार्ट।
मगधा केम इनटू प्रोमिनेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ बिंबिसार एंड ही सन अजातशत्रु। मगधा जो था वो काफी ज्यादा फेमस हो चुका था उस समय, और क्योंकि इस समय जो लीडर थे यहाँ के बिंबिसार थे और उसके जो बेटा था वो था एक अजातशत्रु। ठीक है। द एम्पायर एग्जिस्टेड टू मॉडर्न डे बिहार एंड पटना एंड सम पार्ट्स ऑफ बंगाल। जो उस समय एम्पायर एग्जिस्ट करता था वो आज के हम कह सकते हैं बिहार और पटना में आ जाता और कुछ पार्ट उसका बंगाल में चला जाता। इट इज सेड दैट द शिशुनागा डायनेस्टी होता है वंश, शिशुनाग वंश जो था फाउंडेड द मगधा एम्पायर। ये बोला जाता है कि जो शिशुनागा डायनेस्टी थी वो पाया गया था मगधा एम्पायर में। सम ऑफ द ग्रेटेस्ट empires and religions of India originated here. For example, the Gupta Empire and the Maurya Empire. Buddhism and Jainism were founded in Magधा Empire. तो क्या था कि कुछ जो ग्रेटेस्ट एम्पायर्स हम कह सकते हैं, जो कुछ ग्रेटेस्ट जो राजा बने जो वो थे मगधा में ही, हमें मगधा से ही हमें मिलते हैं, या जो वंश हमें मिलता है, लाइक गुप्ता एम्पायर जो था, मौर्य एम्पायर जो था, बुद्धिज्म और जैनिज्म, इन सबकी शुरुआत मगधा से ही हुई थी। द प्लेसेस दैट कम अंडर द मगधा एम्पायर वर मोस्टली रिपब्लिकन इन नेचर। जो प्लेसेस हमें मगधा में मिलते हैं वो मोस्टली रिपब्लिकन थे। मगधा हैज बीन मेंशन्ड बोथ इन द रामायण एंड द महाभारत। इनफैक्ट मगधा का जो जिक्र है वो रामायण और महाभारत में भी किया गया है। एंड इट हैड्स several advantages that would help it to prevail in the struggle for supremacy। और इसके कुछ और भी बेनिफिट्स हैं जो इसे हेल्प करते हैं सब इम्पोर्टेंट, एक तरीके से कह सकते हैं इम्पोर्टेंट प्लेस बनने में, इम्पोर्टेंट स्टेट बनने में। राजगिरहा प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगधा। तो उस समय मगधा का जो कैपिटल था वो था राजगिरहा, जो कि आज के प्रेजेंट डे में इसे राजगीर बोला जाता है, जो कि बिहार में है। ये उस समय मगधा का कैपिटल था। फॉर सेवरल ईयर्स, कुछ सालों तक रहा। एंड किंग उदयन शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगधा फ्रॉम राजगिरहा टू पाटलिपुत्र। और जो किंग थे उदयन इन्होंने शिफ्ट कर दिया था, यानी कि मगधा का कैपिटल कुछ सालों बाद राजगिरहा से पाटलिपुत्र को बना दिया था। इट सून बिकेम अ फेमस सेंटर ऑफ वेल्थ, लर्निंग एंड पावर इन एंशिएंट इंडिया। और जो कि बहुत ही जल्दी फेमस सेंटर बन गया था किस चीज का, बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं रिचेस्ट पीपल के लोगों के रहने का। यहाँ पे लर्निंग अच्छे से होती थी, नॉलेज, और काफी पावरफुल बन गया था ये बहुत जल्दी। कौन? पाटलिपुत्र। ठीक है, ये आपके एंशिएंट इंडिया में इस समय ये काफी पावरफुल हो गया था जब पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया गया मगधा की। The Magda Empire was among those empire which formed one of the 16th Mahajanpadas. The empire expanded from eastern Uttar Pradesh to most of Bihar and Bengal with the trade routes to Ganga's river system. This led to frequent wars. जो मगधा एम्पायर था वो जो 16 महाजनपद बने थे उनमें से एक था। हमने पढ़ा था 16 महाजनपद जो पावरफुल बनकर निकले उनमें से एक ये मगधा एम्पायर भी था। और ये जो था टाइम के साथ एक्सपेंड हुआ उत्तर प्रदेश के और मोस्टली बिहार और बंगाल के, हम कह सकते हैं इस समय यहाँ पर ये एक्सपेंड हुआ था। एंड इसके जो ट्रेड रूट्स थे वो गंगा रिवर सिस्टम से जुड़े हुए थे। यहाँ से बहुत अच्छी तरह ट्रेड होता था, जो कि एक कारण भी था जिसकी वजह से बार बार युद्ध होते थे। दिस लेड टू फ्रीक्वेंट वॉर्स, इस वजह से यहाँ पे वॉर्स भी होते थे। हाउ एवर आफ्टर द डेथ ऑफ किंग उदयन, लेकिन हालांकि जब किंग उदयन की डेथ हो गई थी उसके बाद स्टार्टेड टू डिक्लाइन, मगधा का जो पतन होना शुरू हो गया था। मगधा धीरे धीरे एक तरीके से कह सकते हैं डिस्ट्रॉय होना शुरू हुआ। इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड करप्शन विद इन द एम्पायर लेड इट्स डिक्लाइन। इसके अंदर इतना भ्रष्टाचार होने लगा, इसके अंदर इतना वॉर्स, एक तरीके से कहते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस इतना होने लगा कि धीरे धीरे मगधा अपनी इंपॉर्टेंस खोने लगा था। द मगधा एम्पायर वॉज फाइनली टेकन ओवर बाय द नंदा डायनेस्टी। उसके बाद मगधा एम्पायर में नंद डायनेस्टी हुई, यानी कि नंद वंश का उदय हुआ। महापद्मा नंदा वॉज अनदर इम्पोर्टेंट रूलर, और महापद्मा नंदा जो थे वो एक अनदर इम्पोर्टेंट रूलर बनकर उभरे। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इसने इसका जो हम कह सकते हैं कंट्रोल जो था
उसे और भी ज्यादा एक्सपेंड कर दिया, या इस मगधा को इसने और भी ज्यादा एक्सटेंडेड कर दिया था नॉर्थ वेस्ट पार्ट की तरफ। द लास्ट रूलर धानानंदा वॉज अ वेरी क्रूल रूलर। जो इसका लास्ट रूलर हुआ वो कौन था? धानानंदा। वो बहुत ही क्रूल रूलर थे। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज एबल टू ओवरथ्रो धानानंदा सिंस ही वॉज हेटेड एंड despised by his subjects। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो इसको काफी ज्यादा हेट करते थे, घृणा करते थे इससे। द मगधा एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिवाइडेड इनटू एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड मिलिट्री फंक्शन। मगधा को, जो मगधा एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको डिवाइड कर दिया गया था एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड मिलिट्री फंक्शंस में। विलेजेस हैड देयर ओन असेंबलीज अंडर देयर लोकल chiefs कॉल्ड ग्रामकाक्ष। तो अब जो विलेजेस के अंदर उनकी खुद की असेंबलीज होने लगी थी जिसे वो ग्राम कक्ष बोलते थे। मगधा वॉज अ रीजन नोन फॉर इट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। मगधा जो था वो एक ऐसा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का, एक तरीके से कह सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए जाना जाने लगा। आयरन माइंस वर accessible and provided resources for the tools and weapons. Elephants were trained for the army। अब यहाँ क्या होने लगा था कि जो आयरन माइंस थी वो इन लोगों को प्रोवाइड कराई जाने लगी, वेपन्स प्रोवाइड कराए जाने लगे। एंड एलिफेंट की जो यहाँ पे आर्मी के लिए एलिफेंट को ट्रेन किया जाने लगा था। द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइडेड द मीन्स ऑफ चीप एंड कन्वेनियंट कम्युनिकेशन। द लैंग्वेज स्पोकन वर संस्कृत, प्राकृतिक एंड पाली। अब नॉर्मली जो यहाँ पे लोगों में लैंग्वेज बोले जाने लगी थी वो थी संस्कृत, प्राकृतिक एंड पाली। यहाँ के लोग जिस लैंग्वेज का यूज करने लगे थे वो थी संस्कृतिक, प्राकृतिक और पाली। तो मगधा के बारे में हमने क्या पढ़ा कि किस तरीके से मगधा का उदय हुआ। पहले ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, हम कह सकते हैं, प्लेस के रूप में उभरा। उसके बाद जैसे ही किंग उदयन की डेथ हो गई उसके बाद धीरे धीरे मगधा डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। लेकिन बाद में क्योंकि लास्ट जो पावरफुल रूलर थे वो थे धानानंदा, उन्होंने किसी तरीके से इसकी इम्पोर्टेंस बनाए रखी। लेकिन धानानंदा जब नहीं रहे तो फिर धीरे धीरे लोगों ने विलेज में ही अपनी असेंबलियां बनानी शुरू कर दी। लोगों ने जो कंट्रोल था इसके अपने हाथों में ले लिया। इन्हें ग्राम कक्ष कहा गया। एंड मगधा एक एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के नाम से बहुत ज्यादा जाने लगा था। यहाँ पे आयरन माइंस बनने लगी एंड वेपन्स टूल्स जो थे वो इनको प्रोवाइड किए जाने लगे। और आर्मी के लिए ये लोग एलिफेंट्स को जो थे ट्रेन करने लगे थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे केस स्टडी ऑफ वज्जी या वरीजी। वज्जी वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट संघ ऑफ द 8 गन्स। वज्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संघ था 8 गन्स में से। 8 गण थे, उनमें से जो वज्जी था एक बहुत इंपॉर्टेंट संघ था। कैपिटल ऑफ वज्जी वॉज वैशाली, और वज्जी का कैपिटल वैशाली था। ऑफ ऑल दीज 8 गन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉज लिच्छविस। तो इन 8 गन्स में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गण था वो था लिच्छविस। अ गण और अ संघ हैड नॉट वन बट मैनी रूलर। इन गण में या संघा में कोई एक रूलर नहीं होता था बल्कि बहुत एक से ज्यादा रूलर्स रूल करते थे। समटाइम्स इवन थाउजेंड्स ऑफ मैन रूल्ड टुगेदर। कुछ टाइम ऐसा होता था जबकि 1000 लोग एक साथ रूल करते थे। ईच ऑफ देम वाज कॉल्ड अ राजा, और हर एक राजा कहलाता था। दीज राजास परफॉर्म रिचुअल टुगेदर। ये राजा जो थे एक साथ परफॉर्म करते थे, मतलब कि संभालते थे। दे मेट इट असेंबलीज एंड टुक डिसीजन कलेक्टिवली। ये लोग डिसीजन कैसे लेते थे? ये असेंबलियों के थ्रू डिसीजन लेते थे, यानी कि सब अपनी असेंबली बनाते थे। और जब भी इन्हें किसी फैसले किसी भी डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेना होता था किसी टॉपिक के ऊपर, तो सब मिलकर एक साथ लेते थे। इन केस ऑफ एनी थ्रेट from the rulers outside the kingdoms, they met to discuss what should be done to face the threat. Women, dasas and calm makers could not participate in the assemblies of Gans. Both Lord Buddha and Mahavir belonged to Gan और संघ। क्या होता था, जो ये गण और संघ होते थे इनमें कोई एक राजा तो रूल करता था नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर रूल करते थे और हर एक राजा कहलाता था। जब यहाँ पर एक्चुअल राजा नहीं होता था
तो ये लोग खुद की एक असेंबली बनाते थे जो किसी टॉपिक पर डिसीजन लिया करते थे। इन डिसीजंस में जो नॉर्मल पीपल्स थे उन लोगों को डिसीजन लेने का कोई हक नहीं था, ठीक है। और जो ये बुद्धा और महावीर थे ये इन्हीं गण और संघ से आते थे। राजा ऑफ पावरफुल किंगडम्स ट्राइड टू कॉन्कर द संघ। जो राजा थे पावरफुल किंगडम्स के, उन्होंने कोशिश की कि वो संघ को कॉन्कर कर सके, संघ पर काबू पा सके। स्टिल दे एग्जिस्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत लंबे टाइम तक रहे। यानी कौन रहे? संघ। राजा ये कोशिश करते थे ये जो संघ है ये बने ही ना, बल्कि किंगडम्स ही रहे, लेकिन ये जो संघ थे वो काफी टाइम तक एग्जिस्ट रहे। टिल अबाउट 1500 ईयर्स अगो, 1500 ईयर्स अगो तक अल्टीमेटली द गुप्ता रूलर्स कॉन्कर्ड द लास्ट ऑफ गण और संघ। लास्टली क्या हुआ? आखिरकार जो गुप्ता रूलर्स थे उन्होंने कॉन्कर कर लिया था गण और संघ को, ठीक है। ये हमने वज्जी में पढ़ा। वज्जी में हमने संघ के बारे में पढ़ा कि जो वज्जी था वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संघ था 8 गण का, ठीक है। एंड जो आपके बौद्धिज्म और जैनिज्म थे, बौद्ध और जैन थे, ये आपके गण से ही बिलोंग करते थे। ये लेसन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बाकी हम अपना नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन कंटिन्यू करेंगे।